ग्लोबल के चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर देवीना मेहरा जुड़ी हैं। उनसे समझते हैं कि उन्हें मार्केट का टेक्सचर इस समय कैसा लग रहा है। देवीना जी, गुड मॉर्निंग। एक सेंस बन रही है क्या कि ग्लोबल मार्केट में एक बड़ी करेक्शन की शुरुआत हुई है, खासतौर से जिस तरीके से AI लेड स्टॉक्स गिर रहे हैं, बिटकॉइन जिस तरीके से गिर रहा है और US मार्केट में पिछले 3-4 दिन का टेक्सचर रहा है, क्या एक ग्लोबल करेक्शन की हमें चिंता होनी चाहिए इस समय? देखिए, ग्लोबल मैं हमेशा कहती हूँ ग्लोबल का मतलब अमेरिका नहीं है। तो वो अमेरिका में जरूर काफी टाइम से मैं कह रही हूँ कि बहुत लंबा समय था आउट परफॉर्मेंस का, 10-12 साल, और वो कभी न कभी वो खत्म होना था। और शायद राष्ट्रपति ट्रम्प के आने से वो समय की मियाद थोड़ी कम हो गई कि वो थोड़ा और जल्दी हो गया। और आप देखिए तो पिछले कई महीनों में मार्केट बहुत नैरो होता चला गया था। उसमें मतलब खाली टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी में भी कुछ ही शेयर्स, और उसमें भी अगर आप देखें नैस्डैक में तो जो बिना रेवेन्यू और प्रॉफिट वाली कंपनी सबसे ज्यादा चल रही थी। तो वो तो खतरे की घंटी थी ही। हम लोग तो इस पूरे साल भर ही अमेरिका में अंडरवेट रहे हैं। ऑफ कोर्स फिर भी बड़ा वेट है, पर अंडरवेट रहे हैं। यूरोप का वेट बढ़ाया था और चाइना पिछले वर्ष से ही अधिक वेट था। तो एक बार और अब उसको देखेंगे अब क्या करना है। अभी तो जापान में भी कुछ कुछ खतरा बढ़ रहा है। उनका जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड है वो, उसकी यील्ड अभी आई थिंक हिस्टोरिक हाई पे है, उतनी हाई कभी भी नहीं थी। तो उसके कारण भी पूरा जो दुनिया का फाइनेंशियल सिस्टम है उसमें कुछ ना कुछ तो चीजें बदलेंगी। जापान का अपना डेट बर्डन भी काफी है और जापान काफी अमेरिकन बॉन्ड्स भी होल्ड करता है। तो वो थोड़ा सा, वो भी एक देखने वाली चीज है, उसमें थोड़ा और स्टडी कर रहे हैं। पर ऐसा भी नहीं है कि पूरी दुनिया एक साथ ही जाती है, ये भी एक मिथक है। मैंने ये पहले भी शायद कभी उदाहरण दिया हो आपके चैनल पर कि आप 2003 से 7 का समय लें, जब अमेरिका का टेक क्रैश के बाद भी लो पर ही था एक तरह से अमेरिका काफी कोई नैस्डैक का तो 2000 का हाई 2015 तक नहीं निकला था। तो 2003 में तो वो नीचे के ही स्तर पे था। फिर भी अगले 4-5 साल बहुत रिटर्न नहीं आया अमेरिका से, लेकिन वही 4-5 साल इमर्जिंग मार्केट्स के लिए बहुत अच्छे रहे। इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स 3.5-4 गुना हुआ, भारत 6 गुना हो गया। भारत का उससे पहले के 9 साल खराब गुजरे। सेंसेक्स का 94 से 2003 नेट रिटर्न कुछ भी नहीं था, ऊपर गया फिर नीचे आया। लेकिन उसके बाद वो 4-5 साल में 6 गुना हो गया। तो ऐसा भी होता है। तो ऐसा नहीं है, ये भी लोग समझते हैं कि सारा दुनिया के बाजार एक साथ ही चलते या गिरते हैं। ऐसा नहीं होता। पर अमेरिका में तो खतरा बढ़ रहा है। और AI अगर आप फंडामेंटली भी देखें तो उसमें बहुत सारे प्रश्न चिन्ह हैं। ओके। तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि इसको भारत के कॉन्टेक्स्ट में कैसे देखें, क्योंकि हमारी मार्केट ने पूरी ग्लोबल रैली में पार्टिसिपेट किया नहीं था। अब ऑफ लेट थोड़ा सा एक मोमेंटम बनने लगा था। इस समय इंडियन मार्केट पर आपका क्या व्यू है? इंडियन मार्केट में तो मैं वही कहूंगी जो शायद मैंने पिछले महीने भी कहा था कि अगर आपका जो भी इक्विटी एलोकेशन है उसमें निवेशित रहिए। 100% इक्विटी में कभी मत रखिए, चाहे आप 25 साल के ही हो। लेकिन जो भी आपका इक्विटी एलोकेशन है उसमें निवेशित रहिए। ऐसा कोई बड़ा क्रैश का खतरा नहीं मुझे नजर आता। ऐसा नहीं है कि ये मैं नहीं कहूंगी कि यहाँ से नीचे जा ही नहीं सकता बाजार, लेकिन कोई बड़ा सस्टेन्ड क्रैश होगा ऐसा खतरा मुझे नजर नहीं आता। तो आप निवेशित रहिए, क्योंकि अगर आपको एक एक बार जो अपमूव मिस होता है उसको आप दोबारा पकड़ नहीं पाते हैं, तो वो भी एक खतरा होता है। बाजार में निवेशित रहने का एक खतरा होता है, लेकिन ना निवेशित रहने का भी एक खतरा होता है। मैं अगर अपने फरवरी के जितना भी मैंने लिखा था और जहां जहां भी इंटरव्यू दिए थे, मैंने यही कहा था कि आप अगर करेक्शन का इंतजार कर रहे थे निवेश करने के लिए तो आपने निवेश किया क्या। तो फरवरी में तो निफ्टी 22,000 में अंत हुआ था, 22,100 पर मेरे ख्याल से। तो वहां से तो आपको रिटर्न आया ही है। तो अभी भी ऐसा नहीं लग रहा। और अब तो अर्निंग्स में भी आपको भारत में जो नतीजे मेरे हिसाब से तीसरी तिमाही के आपको और बेहतर नजर आएंगे। मैम गुड मॉर्निंग, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। ये जिस प्रकार से इस बार के नंबर्स आए उसके बाद जो प्राइवेट कैपेक्स की फिगर्स हैं मैम, जो फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ दिस फिस्कल, जो जिनमें एक शार्प जंप है वर्सेस लास्ट ईयर, एक्सपेंशन प्लान्स, उन सबको सुनने के बाद आपका मैम थोड़ा सा
कंस्ट्रक्शन, इंफ्रा और कैपिटल गुड्स पे व्यू जानना चाहूँगा मैं इस वक्त। बहुत ज़्यादा कभी बदला नहीं है व्यू। देख रहे हैं कैपिटल गुड्स में तो देखिए एक बड़ा मूव आया था जो हम लोगों ने पार्टिसिपेट फुल्ली किया, वो अक्टूबर 2021 से हमने कैपिटल गुड्स पे हम ओवरवेट थे। अधिकतर फंड्स को ये बात समझ में आई 2-2.5 साल बाद, 2023 के अंत तक। तो वो तो 3 साल तो फुल्ली पार्टिसिपेट किया। अभी हम लोग का मार्केट वेट टाइप का होगा कैपिटल गुड्स में, बहुत अधिक निवेश भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है। पर अभी ऐसा भी नहीं लग रहा कि अब यहाँ से कोई तब वही सबसे बेहतर सेक्टर है, ऐसा नहीं लग रहा, बुरा भी नहीं लग रहा है। ओके, बेहतर भी नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है। अभी आपके जैसे अनुसार मैंने कहा बेहतर क्या मार्केट है? वेट, मार्केट सीधे वेट पर सीधे है। वहीं पे आते हैं, सीधे वहीं पे आते हैं। आपको सबसे बेहतर क्या लग रहा है? देखिए अभी पिछले लगभग 1.5-2 साल से फार्मा, हेल्थ केयर और ऑटो कंपोनेंट्स पर, स्पेशली ऑटो कंपोनेंट्स पर हम ओवरवेट रहे हैं, तो वो अभी भी मेंटेन्ड है। इस साल धीरे धीरे करके एफएमसीजी ओवरवेट हो गया है। अम, और जो सेक्टर जिस पे ओवरवेट तो नहीं है पर जहां कुछ निवेश बढ़ाया है वो है बैंक्स, खासकर पीएसयू बैंक्स इस साल भर में, और अभी लेटली इवन ऑयल ऑयल मार्केटिंग कंपनीज वगैरह में भी वेट बढ़ाया है। ये होगा तो मैंने कहा, और बैंकिंग जैसा मैंने कहा ओवरवेट नहीं है, पर जितना यूजुअली होल्ड करते हैं उससे ज्यादा होल्ड कर रहे हैं। ओके, चलिए ठीक है। ये देवीना जी, इस समय इंडियन आईपीओ मार्केट में जो पिछले 3-4 इश्यूज आए हैं, वो आप देखें कि आपने जिस तरीके से लिस्टिंग हुई है ग्रो की या फिजिक्स वाला की, कोई व्यू है क्या आपका इस समय इस मार्केट पर? देखिए वो तो अब सब स्टॉक्स का अलग अलग रहा है, लेंसकार्ट हो, ग्रो हो, फिजिक्स वाला हो, किसी ने अच्छा किया किसी ने बुरा किया है, पर मेरा जो आम निवेशक के लिए जो सलाह रहती है वो ये रहती है कि आईपीओ जिस समय बहुत आईपीओ का क्रेज हो, उस समय आईपीओ में आपको पार्टिसिपेट करने का कोई बहुत, बहुत विशेष मतलब नहीं रहता है, क्योंकि अधिकतर इश्यूज बहुत ओवर प्राइस्ड आते हैं, बहुत ज्यादा दाम पर आते हैं। जैसा कि आप देखिए 2021 में भी एक बूम आया था लगभग इसी समय, अक्टूबर नवंबर 2021 में। अब 4 साल हो गए हैं, आप देखिए उन अधिकतर स्टॉक्स का परफॉर्मेंस। और जो कोई एक दो जो आते हैं अच्छे स्टॉक्स या अच्छा बिजनेस है, अच्छे वैल्यूएशन पर, उसमें आपको एलोकेशन मिलता नहीं है। तो कुल मिलाकर ये जब फ्रेंजी होती है उस समय आईपीओ मार्केट में पार्टिसिपेट करना कोई अ, बहुत समझदारी का काम नहीं रहता है अधिकतर समय, ये मेरा मानना है। और फिर बहुत सारे कारण होते हैं जिसके कारण आपको बड़े बड़े नाम भी एसोसिएटेड नजर आते हैं उन इश्यूज में। इस बारे में मैंने 2 हफ्ते पहले भी अपने कॉलम मिंट के कॉलम में लिखा था। अभी कल फिर एक मैंने कॉलम लिखा है कि क्या पीछे क्या होता है, क्या कारणों से आपको जो एक्सपर्ट्स हैं या बड़े नाम हैं वो जो कुछ करते नजर आते हैं, उसके पीछे असल में क्या मोटिवेशन होता है। ओके, अच्छा, एक मेरी तरफ से आखिरी सवाल, जो ट्रेड डील है भारत और अमेरिका के बीच में, उसे हम कितनी तवज्जो दें और उसे कितना बड़ा फैक्टर माने मार्केट के लिए? वो आपको अब जो भी ट्रेड डील होती है उसमें आपको कंपनी बाय कंपनी देखना पड़ेगा कि क्या इम्पैक्ट होता है। और सच बात तो ये है कि भारत का निर्यात उतना अधिक है नहीं, और जिन एरियाज में है भी वो भी बहुत लिस्टेड स्पेस के लिए बहुत ज्यादा मायने नहीं रखते हैं। लिस्टेड स्पेस में जहां आपका एक्सपोर्ट होता है फार्मा, उसमें आप अधिकतर बड़ी कंपनियां जो अमेरिका में बेचती हैं उनका अमेरिका में प्लांट भी है, तो वो भी इतना डायरेक्टली उनको भी अफेक्ट नहीं हुआ था, उतना सीधा सीधा असर हुआ नहीं था। पर अगर मतलब यहाँ से टैरिफ कम होते हैं तो अच्छा ही है, मतलब ऑन द मार्जिन तो बाजार के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए, रोजगार के लिए, सबके लिए अच्छा है। ओके, अच्छा मैम, एक 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 शाखा, एक ब्रांच, एक स्पेस जो कि बहुत दिनों से शांत है और नंबर्स भी इस बात बहुत एनकरेजिंग नहीं रहे, दैट्स रियल स्टेट। अब ये पूरा सीक्वेंस है, रियल स्टेट हो गया, रियल स्टेट एनसीली हो गया, होम इम्प्रूवमेंट हो गया, एचएफसीज हो गया। यहाँ पे आपका व्यू इन नंबर्स के बाद, इस क्वार्टरली नंबर्स के बाद? देखिए हमारा निवेश था नहीं इस सेक्टर में, हमको ये काफी रिस्की सेक्टर लगता है। और फंडामेंटल्स के लिहाज से भी अब आपको जितना डेटा भी आ रहा है कि सेल्स कम हो रहे हैं
और दूसरा भी, अगर आप किसी से भी बात करें, जो पेपर में दाम छपते हैं कि पर स्क्वायर फुट ये रेट है, जब कोई बेचने जाता है, मुझे तो आज तक कोई नहीं मिला जो उसके आसपास भी अपनी प्रॉपर्टी बेच सका हो। तो रियल एस्टेट एज एन इन्वेस्टमेंट, इसलिए मैं कभी किसी को सलाह देती नहीं हूँ। अपने आप के रहने के लिए घर लेना है वो अलग बात है, और रियल एस्टेट कंपनीज में भी हमारा निवेश तो है नहीं फिलहाल, तो इसलिए उतना ज्यादा हमको हमेशा से रिस्की एरिया लगा है। ओके, रियल एस्टेट में अभी शायद थोड़ा सा रिस्की है। सर अच्छा, एक आखिरी सवाल फिर, कोई नई थीम्स आपने आइडेंटिफाई की हैं क्या देवीना जी, जहां पर आपको लग रहा है कि इस समय एक कोई आपने इन्वेस्टमेंट की हो फ्रेश, जिसके बारे में बता सकती हो आप, जो अच्छी लग रही हो आपको? जैसे मैंने बताया कि कुछ सेक्टर तो पिछले साल से ओवरवेट है, इस साल एफएमसीजी होते होते बढ़ गया है, अब ओवरवेट हो गया है। पीएसयू बैंक्स में एडिशन किया है, और सबसे हाल फिलहाल में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को उसमें निवेश बढ़ाया है। ऑल राइट, चलिए देवीना जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए।